नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। हम भी भारत में आज बात एक ऐसे मुद्दे की जिसने भारतीय लोकतंत्र को एक नया चेहरा, एक नई आवाज़ दी। खासकर ऐसे वक्त में जबकि वो ताकतें जो अलोकतांत्रिक हैं या संविधान के खिलाफ हैं, या वो ताकतें जो कि संविधान का पूरा बुनियादी ढांचा बदलने की कोशिश कर रही थीं, एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक संविधान को एक धर्म पर आधारित अलोकतांत्रिक तरीके से चलाए जाने वाला समाज और देश बनाने की कोशिश कर रही थी। ऐसे वक्त में नागरिक अधिकारों को लेकर भारत में एक बड़ा आंदोलन हुआ। मैं बात कर रही हूँ NTCAA NRC प्रोटेस्ट की, जिसको आज 200 दिन गुजर गए। 100 दिन का वो प्रोटेस्ट और 100 दिन गुजर गए हैं उस प्रोटेस्ट को ख़त्म हुए। उसके बावजूद भी जिस तरह से इन प्रोटेस्ट को लेकर आज जो उसका चेहरा हमें नज़र आ रहा है, जिस तरह से जो भारत की सरकार है वो लोग जो इन प्रदर्शनों में शामिल रहे उनको पनिश करने का या उनको सज़ा देने का काम कर रही है। भूल जाने के खिलाफ जो याददाश्त का ये एक संघर्ष है, अंधेरे के खिलाफ रोशनी का जो ये संघर्ष है, प्रगतिशीलता के खिलाफ रूढ़िवादिता का जो संघर्ष है, ये धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ धर्म आधारित समाज या धर्मांध समाज बनाने की जो कोशिश है, उसका जो पूरा चेहरा है आज उसे किस तरह से इस पूरे आंदोलन को देखा जाए। मेरे साथ 3 खास मेहमान मौजूद हैं। हर्ष मंदर है मेरे साथ, जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता जो कि एक सिविल सर्वेंट भी रहे और पूरा इतिहास है जो हमारे सामने गवाह है पिछले कई दशकों का कि कैसे 1984 के दंगों में एक यंग ऑफिसर के तौर पर दंगा रोकने की कोशिश की हर्ष मंदर ने। इसके बाद लगातार नागरिक अधिकारों को लेकर इंसाफ की, शांति की लड़ाई वो लड़ते रहे। हर्ष मंदर मेरे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा मेरे साथ उमर खालिद हैं। उमर खालिद JNU में छात्र नेता रहे और विरोध की जो असहमति की आवाज़ें हैं, जो पहली आवाज़ें कन्हैया कुमार और उमर खालिद के तौर पर नज़र आईं युवा वर्ग छात्र नेताओं की तरफ से, उमर खालिद उसका एक चेहरा रहे। और तीसरी हमारे साथ आयशी घोष हैं कि जो JNU स्टूडेंट यूनियन की प्रेसिडेंट हैं। हर्ष मंदर जी, मैं आप ही से बहस की शुरुआत करना चाहती हूँ। मेरा पहला सवाल आपसे ही ये होगा कि शायद हमें कभी याद नहीं रहता कि 200 दिन गुजर गए हैं शाहीन बाग मूवमेंट के या NTCAA NRC मूवमेंट के, और 100 दिन गुजर गए हैं उसको ख़त्म हुए भी पूरी तरीके से उसको क्रश करने के बाद के भी 100 दिन गुजर चुके हैं, यानी 200 दिन इस पूरे मूवमेंट के गुजर चुके हैं। अगर इतनी बड़ी तादाद में लोग हमें ईमेल नहीं करते, अपील नहीं करते, इसका मतलब कि एक ऐसा तबका था, इतनी बड़ी तादाद में लोग एसोसिएटेड थे, जुड़े हुए थे इस पूरे मूवमेंट से। लेकिन अब 200 दिन बाद जब हम देखते हैं इस पूरे आंदोलन को, तो आप इसकी किस तरह की तस्वीर देखते हैं? इसने क्या दिया भारतीय लोकतंत्र को? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका। मान लीजिए कि एक बहुत लंबे अंधेरे, घने अंधेरे के दौर से हमारा देश गुजर रहा था। जिस ये आंदोलन के शुरू होने से पहले ऐसे लग रहा था कि जिस तरह का हिंदुस्तान हमारे आज़ादी की लड़ाई में जिसकी कल्पना की गई थी, या संविधान में जिस तरह का हिंदुस्तान की बात लिखी गई थी, उसका वादा किया गया था कि ऐसा हिंदुस्तान होगा जहां सब बराबर के इंसान होंगे, मजहब जाति के आधार पे कोई फ़र्क नहीं होगा, सबको बोलने की आज़ादी रहेगी, एक इंसानियत का एक देश होगा, बंधुता का देश होगा। एक एक इस तरह के देश की कल्पना के विपरीत जो सरकार, वर्तमान सरकार है, RSS की जो विचारधारा है, लग रहा था कि वो इस हमारे देश को पूरी तरह से बदल दिए हैं और कुछ नहीं हो रहा है। और मैं पिछले 5-6 सालों से देख रहा था कि एक राजनीतिक पहल थी, जो मैं कह रहा हूँ कि टू रेंडर द इंडियन मुस्लिम कंप्लीटली पॉलिटिकली इररिलेवेंट, एक उसमें उनकी सफलता हुई। एक सामाजिक पहल थी कि नफरत को इतना मतलब आम समाज में बिल्कुल आम बात हो गई थी, लिंचिंग हो रहा है, जो बड़े से बड़े नेता नफरत की बात कर रहे हैं, वो भी हो गया था। सेकंड टर्म में आने के बाद वो कानून के माध्यम से एक सेकंड क्लास सिटीजनशिप बनाने की बात चल रही थी, और जो CAA कानून था, NRC NPR, उसका बहुत बड़ा हिस्सा था। और हमें लग रहा था कि ये सब हो रहा है और ज़्यादातर हिंदुस्तानी इसको स्वीकार कर रहे हैं, और जिस हिंदुस्तान को मैं मोहब्बत करता हूँ, जिस हिंदुस्तान के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी, वो ख़त्म हो गया। और फिर अचानक उस अंधेरे के बीच में वो 100 दिन की बात जो आप कर रहे हैं, इतनी रोशनी आई, और इतनी रोशनी आई क्योंकि
आज़ादी के बाद कोई भी ऐसा मूवमेंट, और मैं एंटी इमरजेंसी मूवमेंट के दौरान मैं एक छात्र था, तो उसकी उसकी याद मुझे है, दैट वाज नथिंग कंपेयर्ड टू व्हाट वी आर सीइंग टुडे। जिस स्केल पे देश के हर कोने में जिस तरह से लोग बाहर निकले और मोहब्बत की बात की, संविधान की बात की, जो संविधान एक किस्म का आंदोलन का केंद्र बन गया, राष्ट्रीय गान अंधेर वो, और एक हाथ में गांधी जी की तस्वीर, दूसरे हाथ में अंबेडकर। हम सोच नहीं सकते थे कि इन दोनों को, मुझे लगता है कि अंबेडकर, गांधी जी एज रेडिकल लव एंड अंबेडकर एज रेडिकल इक्वालिटी, दोनों को हम साथ लेके, तो वो दौर। लेकिन लेकिन हर्षमंदर जी, इत्तेफाक ये है कि इन 3 लोगों में जो हमारे सामने पैनलिस्ट हैं, इनमें से कम 2 लोग ऐसे हैं जो चार्जशीटेड हैं दिल्ली दंगों में, जिनका नाम है दंगा भड़काने का। इसमें आप भी एक शामिल हैं, उमर खालिद भी इसमें शामिल हैं। तो जो लोग मशाल लेकर निकले, जिन्होंने वो 100 दिन की रोशनी भारत को दिखाई, उनको सज़ा देने का काम हो रहा है, उनको पनिश करने का। आप हो सकता है आप दोनों जाने माने चेहरे हों, लेकिन दर्जनों की तादाद में ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर फ़िलहाल जुल्म और ज़्यादती हो रही है। अभी मैं पढ़ रही हूँ आज ही की तारीख में उत्तर प्रदेश में वो लोग जो कि 19 दिसंबर को जो प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें जो हिंसा हुई थी, हिंसा के पीछे हम जानते हैं वजह क्या थी, और उस हिंसा में जिन लोगों को चार्जशीट किया गया है, जिन लोगों को लिप्त बताया गया है, उनकी प्रॉपर्टीज़ आज से अटैच हो रही हैं, ऐसे वक्त में जबकि पूरी दुनिया कोरोना वायरस से, एक पेंडेमिक से लड़ रही है। उमर खालिद, ये बताइए कि क्या भारत की पूरी जो एक यंग पॉपुलेशन, जो युवा आबादी थी, जो इस पूरे नागरिक अधिकारों के आंदोलन से जुड़ गई थी, उनको सज़ा देने का काम कर रही है ये सरकार किसी न किसी तरीके से? दिल्ली में दंगे हुए, चलिए मान लेते हैं, और उत्तर प्रदेश में तो दंगे नहीं हुए, उसके बावजूद वहाँ पर भी लोगों को जिस तरह से नामजद किया जा रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं इसको इस संदर्भ में देखता हूँ कि इस सरकार को एक अजीब सा अहंकार आ गया है कि इसका विरोध नहीं किया जा सकता, और जब से ये सत्ता में लौट कर आई और एक के बाद एक कदम भी उठाए तो बहुत कम विरोध हुआ उसके इनिशियल जो स्टेप्स लिए गए उसके। वहां से उसको ये कॉन्फिडेंस मिला था, एम्बोल्डन हुई थी कि आगे और बढ़ सकते हैं और हमारा कोई विरोध नहीं करेगा। और विरोध जहां से आया वहां से इनको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मुस्लिम महिलाओं ने इस आंदोलन की नेतृत्व किया। जिस मुस्लिम महिलाओं को लेके बीजेपी राजनीति करती है कि हम इनको रक्षा कर रहे हैं और हम इनको बचाना चाहते हैं, इनको इंसाफ दिलाना चाहते हैं, और नरेंद्र भाई मुसलमान बहनों के भाई हैं, उनके रक्षक हैं, ट्रिपल तलाक से इंसाफ दिलाएंगे। जब वो मुसलमान महिलाएं खुद बाहर निकल कर आई और अपनी आवाज खुद बन गई और बोला हमें किसी की जरूरत नहीं है, कोई सेवियर नहीं चाहिए, हम अपनी बात खुद कर सकते हैं, अपनी कौम की बात कर सकते हैं, अपने देश के अपने संविधान की बात कर सकते हैं, तो वहां से जो गुस्सा इस सरकार को और इस स्टेट मशीनरी को आया है कि अब इनको सबक सिखाना है। तो जो भावना है इस पूरे प्रोसेस का, जहां लोगों को पनिश किया जा रहा है, विछंड किया जा रहा है, तो ये बदले की भावना से लिया जा रहा है। और इनफैक्ट वहां उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने तो इस शब्द का भी इस्तेमाल किया था कि बदला लिया जाएगा। तो उसी भावना से किया जा रहा है। और इस खासतौर से इस लॉकडाउन का इस्तेमाल करके कि आप जाइए जब विरोध मुमकिन नहीं है, जब आवाजें बाहर नहीं निकल सकती, और इस लॉकडाउन का इस्तेमाल करके वो जितने लोग थे जिन्होंने इस सरकार का विरोध किया था उनको कहीं से गिरफ्तार कर लीजिए या उनको आप चार्जशीट में बंद कर दीजिए। अब मजे की बात यह है कि जैसे आपने बोला, मेरा भी नाम है, हर्षमंदर जी का भी नाम है, हम लोगों के वीडियोस भी वायरल किए बीजेपी के आईटी सेल ने, अमित मालविया ने। वीडियो को छाट के, एडिट करके, आगे की लाइन हटा के, पीछे की लाइन हटा के एक वीडियो को वायरल किया जाता है, जिस वीडियो में प्यार की बात कर रहे हैं हम लोग, अहिंसा की बात कर रहे हैं, वो वाली चीज हटा दी जाती है और एक लाइन उठा के उसको वायरल किया जाता है और उसको बताया जाता है कि ये जिम्मेदार है कि इन्होंने बोला था लोगों को सड़कों पे आने के लिए। क्या सड़कों पे आना एक लोकतांत्रिक देश में कहीं से भी अपराध हो सकता है? विरोध कहाँ होगा? सड़कों पे ही विरोध होगा। जब बीजेपी विपक्ष में थी, जब स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर निकलती थी तो वो आसमान पे तो नहीं निकलती थी, सड़कों पे ही निकलती थी। जब अन्ना हजारे और इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन हुआ, जब भी उन लोगों को बोला गया कि सड़कों पे निकल कर आइए, करप्शन के खिलाफ आवाज दीजिए, तो ऐसा क्या है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ सड़कों पर निकलना अपराध है? और आप बोल रहे हैं कि हमने लोगों को सड़कों पर निकलने के लिए बोला, उस वजह से दंगे हो गए। लेकिन दूसरी तरफ जहां बीजेपी के नेता भाषण दे रहे थे, और मैं सिर्फ कपिल मिश्रा की बात नहीं कर रहा, कपिल मिश्रा तो एक छुटभैया नेता है बीजेपी के, जिनको अब लगता है कि अब बीजेपी में राइज करने का सबसे आसान और सबसे बहुत जल्द राइज करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप मुसलमानों के खिलाफ नफरत भड़काइए। ये नफरत बिल्कुल ऊपर से आ रही है, चाहे वो योगी आदित्यनाथ का बदले वाला बयान हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी का कपड़ों से पहचान लो बयान हो, चाहे वो गृह मंत्री का करंट लगाने का बयान हो, चाहे गोली मारो और इस किस्म के बयान दिए गए हों।
एक कर्नाटक के बीजेपी के एक लीडर ने बोला कि गोधरा को याद करो, ये जनवरी की बात है, उन्होंने बयान दिया गोधरा को याद करो, अगर मेजोरिटी को गुस्सा आ जाए तो फिर गोधरा होता है। 80% का पेशेंट स्मार्ट टेस्ट करो। बीजेपी के बंगाल के जो चीफ हैं दिलीप घोष, उन्होंने बोला कि हमने यूपी में और असम में कुत्तों की तरह मारा। अब इन बयानों पे कोई बात नहीं करी जा रही, ये बयान किसी भी तरीके से भड़काऊ नहीं है, इन बयानों को भुला दिया गया है। और जबकि आप तो गांधी की बात कर रहे थे, मैं हर्षमंदर का पूरा मैंने स्पीच सुना जिसने एक पूरी की पूरी जनरेशन को, युवा पीढ़ी को किस तरह से अहिंसा के प्रति कि अगर वहां से नफरत आ रही है तब भी आप नफरत का जवाब नफरत से मत दीजिए। बारहा पूरे स्पीच में बार बार अहिंसा की बात कर रहे हैं, वो इंसाफ की बात कर रहे हैं, रोशनी की बात कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं। आयशा, ये बताइए कि वो तस्वीरें तो कभी नहीं भूल सकते हम। मुझे लगता है कि इस देश के इतिहास में, उसकी याददाश्त में वो तस्वीर के एक यंग लड़की, स्टूडेंट यूनियन से जुड़ी हुई एक लड़की, छात्र नेता, जिसका सर फोड़ा गया सिर्फ इसलिए कि उसके विचार बाकी लोगों से या मेल नहीं खाते थे। और आज बड़ी तादाद में उन छात्रों को पनिश करने का काम किया जा रहा है, उनके ऊपर आतंकवाद निरोधी कानून लगाया जा रहा है। यानी वो लोग जो असहमति की आवाज़ें थे, वो उन्हें एक तरह से स्टेट जो है हमारा, जो हमारा राज्य, हमारी जो सरकार है, वो उन्हें आतंकवादी की तरह पेश कर रही है। देखिए, बात ये है, बहुत क्लियर है, जैसे हर्षवर्धन सर ने भी बोला कि जब वो इमरजेंसी के टाइम में उनका एक्सपीरियंस है, वो छात्र थे और इस टाइम पे एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी के तौर में हम जा रहे हैं। और इसका मैं इसके साथ कोई डिबेट, मतलब मैं मानती हूँ ये बात है कि अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है और एक तरीके से इस आरएसएस जो सरकार में अभी है, उसने सोचा था कि द यंग जनरेशन, तो बार बार वो स्ट्रेस करता था कि जो युवा है वो चेंज चाहता है, इसलिए वो बीजेपी को सरकार में लेके आया है, उसलिए वो चेंज की ओर देख रहा है, एक नया भारत की ओर देख रहा है। तो उसने सोचा था कि ये एक जगह होगा जहां से कभी प्रोटेस्ट उभर के शायद नहीं आएगा। और वो ये नहीं सोच रहा था कि सिर्फ जामिया और जेएनयू की बात है। जब एक अटैक जामिया पे चलाई गई, जामिया से जो हिस्टोरिक पिक्चर्स बाहर आए स्टूडेंट्स रेजिस्ट करते हुए, जब अगर वो पिक्चर मेरे लिए बहुत हिस्टोरिक है जहाँ पे शादाब आगे जा रहा है और बात करने के लिए, और वहां पे एक तरफ से एक लड़का, मतलब उससे उम्र की समान हो या छोटा हो, वो गोली लेके सामने से आ रहा है, लेकिन जामिया का एक छात्र सामने उसके साथ बात करने के लिए बिना कोई आर्म्स के आगे बढ़ते जा रहा है। तो वो एक जो पावरफुल मतलब पिक्चर्स, ये सारे काफी सारे स्टूडेंट्स के सामने आए हैं। तो ये क्लियरली दर्शाता है कि बीजेपी ने और आरएसएस ने ये सोचा था कि स्टूडेंट्स उभर के नहीं आएंगे, लेकिन उसने क्या देखा इस ये एंटी सीए के प्रोटेस्ट दौरान, उसने देखा सिर्फ जामिया, जेएनयू या मतलब एएमयू नहीं, देश भर के, मतलब आईआईटी जिसके बारे में एक पर्टिकुलर नोशन बना के रख दिया गया था कि आईआईटी या इंजीनियरिंग के छात्र नहीं बोलेंगे, मतलब आईआईएससी, इंडियन स्कूल ऑफ साइंसेस, एवरीवेयर, मतलब हर जगह से तादाद में छात्राएं बाहर निकल के बोलने लगे कि नहीं, हम जो युवा है, हम जो पीढ़ी है, जो आने वाले टाइम में हमारे देश को देखना चाहते, एक मोल्ड होने के लिए देखना चाहते, हमारे ऊपर, हमारे से ये देश और एक स्ट्रक्चरल बनेगा, तो हम नहीं चाहते कि हमारे देश में इस तरीके से एक कम्युनल आधार पे देश को स्ट्रक्चर किया जाए। हमारे दोस्त में भी बहुत सारे दोस्त हैं हमारे जो मुसलमान हैं, उसके बाद हिंदुओं में बहुत सारे कास्ट आते हैं। हम नहीं चाहते कि जो नया भारत हम देखें उसमें आप कास्ट बेसिस में, रिलीजन बेसिस में, इस आधार पे एक हेट्रेड। लेकिन आयशी, वो दौर जिसको सिर्फ अभी 100 दिन गुजरे हैं, उस दौर से और 100 दिन की वो रोशनी, इसमें इतना फर्क आ गया, ऐसा लगता है कि कोई 10-20 साल पुरानी बात है। वो कोई और सरकार थी, वो कोई और पीढ़ी थी, अब कोई और पीढ़ी है। मैं ये कह रही हूँ कि उस 100 दिन की रोशनी और ये 100 दिन का जो अंधेरा है, अभी फिलहाल इन हालात में आप कैसे देखती हैं उस आंदोलन को? अब कैसे देखती हैं? हाँ, नहीं, वो आंदोलन को मैं वही बात बोल रही हूँ कि उस आंदोलन ने हम लोगों में सिर्फ जेएनयू, जामिया या एएमयू नहीं, उस आंदोलन ने ऐसा एक, मुझे लगता है कि एक कैटलिस्ट के जैसा ऐसा हमें एक फिर से एक एक एनर्जी दिया है, जिसके वजह से काफी ज्यादा जो स्टूडेंट्स है वो अभी इस बात के लिए, इस दौर, और मतलब ये जो अंधेरा अभी भी जा रहा है, स्टूडेंट्स रुके नहीं है बात करने के लिए। अभी भी अगर देखें तो इस पूरे दौरान जब सफूरा जरगर जेल में थी और उसके न्याय के लिए बात हर कोने से स्टूडेंट्स अपने तरीके से कोशिश कर रहे थे कि वो दिल्ली में भी फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए या जहां जहां से है वहां पे अपना बात उठाए और बार बार ये अपील करे कि जिन्होंने उस टाइम पे हेट
फैलाया है, जैसे कपिल मिश्रा हो, जैसे उमर ने भी बोला कि काफी सारे लीडर्स थे उस टाइम पे बीजेपी की ओर से जिन्होंने हेट फैलाया, कि उनको अरेस्ट किया जाए, ना कि सफूरा जैसे स्टूडेंट्स को जिन्होंने हर वक्त डेमोक्रेसी के हित में बातें की है। और इसलिए मुझे लगता है कि उस 100 दिन ने ऐसा एक नया यूथ, एक एनर्जाइज यूथ का खड़ा किया है इस बीजेपी और आरएसएस के सामने, जिसको मुझे नहीं लगता है बीजेपी और आरएसएस खत्म कर सकता है। ये बढ़ता जाएगा और यूनिटी और सॉलिडेरिटी बढ़ती जाएगी आने वाले। आपको उम्मीद है कि यूनिटी सॉलिडारिटी बढ़ेगी। हर्षमंदर जी, न जाने कितने लोग, मुझे नहीं मालूम कि यंग पीढ़ी में ये जानते होंगे कि आप एक सिविल सर्वेंट रह चुके हैं। आपने 1984 का जो दंगा था, वो एक यंग ऑफिसर के तौर पे आपने किस तरह से उस दंगे को अपनी कैपेसिटी में, जितनी जितनी आपकी क्षमता थी, जितना इलाका आप देख रहे थे, वहाँ आपने रोकने की कोशिश की। लेकिन उसके बाद के दिनों में जब आपने एक सामाजिक रोल अपने लिए लिया, आपने अदालतों को और इंसाफ को एक हथियार बनाया शांति का, कि जब इंसाफ होगा तो अपने आप शांति होगी। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से हमने अदालतों का रोल देखा है, और ख़ासकर चूँकि CAA जो है वो एक कानून था, कानून के खिलाफ, कानून है, उसके खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे और आप उसके खिलाफ अदालत गए। उसके बाद सबको भी, पता नहीं कितने लोगों को ये बात मालूम है कि असम में जो पहले से डिटेंशन कैंप्स थे, वहाँ पे उन लोगों के लिए, उन कैंप में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए भी आप लड़ाई लड़ रहे थे। दिल्ली दंगे जब हो रहे थे उस दौरान भी, उन दंगों में भी जो लोग जख्मी हो रहे थे उनको एम्बुलेंसेस पे हमला हो रहा था, तब आपने आधी रात को जाके कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। तो अदालतें वो भी थीं और अदालतें ये भी हैं जो ये कह रही हैं कि सफूरा जरगर, जिनको अब जमानत मिल गई है, लेकिन उससे पहले जब उनकी जमानत रिजेक्ट हुई, ये कहा गया कि उन्होंने रास्ता रोका। रास्ता रोकना इतना बड़ा जुर्म हो गया है। तो इस पूरे मूवमेंट में और जो छात्र हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो पत्रकार हैं, उनके लिए रक्षा कवच जो एक अदालत होती थी, क्या आपको लगता है कि उस पे से विश्वास कम हुआ है? और इसीलिए आपके जैसे, उमर खालिद जैसे लोग, जिनके ऊपर शायद हम एक साल पहले हंस रहे होते कि आपके ऊपर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं या आपका नाम चार्जशीट में आ रहा है, लेकिन अब हमें गंभीरता से लेना पड़ रहा है हमें। नहीं अरफा, आप अदालत, जो पूरे इंस्टीट्यूशंस हैं, उनसे जो अपेक्षा थी लोकतंत्र में, उनकी भूमिका क्या होनी चाहिए। अदालतों के बारे में मैं एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि लोकतंत्र मेजॉरिटी पर आधारित है, मेजॉरिटेरियन नहीं होना है। मतलब बहुसंख्या पर आधारित है, लेकिन बहुसंख्यावाद ना हो, उसके लिए माइनॉरिटीज़ के हितों की रक्षा सबसे ज़्यादा हम अपेक्षा करते हैं कि कोर्ट वो भूमिका अपनाए। लेकिन वो नहीं, मतलब हम कई आदेश हुए हैं जहाँ उन्होंने ये भूमिका नहीं अपनाई है। लेकिन जो पिछले कुछ ये अंधेरे के 100 दिन की बात जब आप कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि पुलिस और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ओवरऑल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, अदालत भी है उसमें, पुलिस भी है, एक तरह से उनका पूरा ये एक कहानी बना रहे हैं कि विरोध करना, मतलब जिन्होंने शांतिपूर्ण विरोध किया था वही अपराधी हैं। तो डॉक्टर अनवर की बात जो हो रही है, डॉक्टर अनवर जो मैं बहुत इज्जत उनकी करता हूँ, क्योंकि ऐसे वक्त में जब बहुत डर का माहौल था, उसके बीच में उन्होंने जो उनकी जानें बचाएं, और उनकी कहानी अलग कहानी है। कई डॉक्टर्स ने एक्चुअली उस वक्त सहायता नहीं की। उस सब के बीच में जो उनकी भूमिका थी, आज उनको एक बिंद्रा हैं जिन्होंने अपना फ्लैट बेच के लोगों को लंगर खिलाया, मतलब जो सिख ट्रेडिशन के सबसे खूबसूरत एक तरह का उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया। और जो बहुत सारे नौजवान थे, और उसमें मुस्लिम नौजवान बहुत सारे थे, और वामपंथी विचारधारा के भी बहुत सारे नौजवान थे। आई थिंक सरकार ने बहुत क्लियरली कोर्ट्स और NHRC और पुलिस की सहायता से एक मैसेज दिया है कि डोंट यू डेयर डिसेंट, मतलब आप हमारे विरोध करने का हिम्मत ना करें। और अगर आप नौजवान हैं तो फिर तो बिल्कुल ही ना हिम्मत करें, और नौजवान हो के मुसलमान हो तो और भी कम आप हिम्मत ना करें, और नौजवान हो, मुसलमान हो, महिला हो, आपकी तो खैर ही नहीं। ये बहुत क्लियर मैसेज उन्होंने दिया है, बहुत क्लियर मैसेज। और मुझे मतलब NHRC से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन वो चुप रहते, वो हमने काफी देर तक देखी। अभी जो रिपोर्ट उन्होंने निकाला है उसमें भी
द ग्रेट कंस्पिरेसी ऑफ द एंटी सीएए प्रोटेस्ट, मतलब ये है पुलिस ने थोड़ा बहुत की, अच्छा किसी ने हेट स्पीच दिया, लेकिन रियल कंस्पिरेसी तो वो है, मतलब एक तरह से वो एक माइथोलॉजी बना रहे हैं। और इसलिए बहुत जरूरी है कि मुझ जैसे व्यक्ति, उमर, जो हम लोग सब जो मोहब्बत की बात कर रहे हैं, वो तो देश के सबसे बड़े दुश्मन निकले, ये वो कहने की कोशिश कर रहे हैं। और आई थिंक दैट जो अंधेरा असली, मैं जो 100 साल, जो 100 दिन पहले का 200 दिन पहले का जो अंधेरा था, मैं मानता हूँ आज अंधेरा बहुत ज्यादा घना हो गया है, क्योंकि इतना ज्यादा डर का माहौल है, लॉकडाउन है और चीजें हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मैसेज इतना क्लियर है कि अब तो मतलब हम, मेरे नौजवान साथी, मैं साफ कहना चाहता हूँ आपके प्रोग्राम में कईयों को बुला रहे हैं, दिन भर स्पेशल सेल में बिठा रहे हैं और उनसे ये सवाल पूछ रहे हैं, और वो एविडेंस कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे खिलाफ, और वो कह रहे हैं इस पेपर पे साइन कर दो, उस पे साइन कर दो। कल वो क्या कहानी बनाएंगे वो लेकिन मैंने तय किया है कि हमारा जवाब इसमें, ना मैं एंटिसिपेटरी बेल लूंगा, ना मैं कुछ करूंगा, मैं तो अपना काम करता रहूंगा। अंतिम व्यक्ति जो गरीब है, इस हालत में आज भूखमरी है और चीजें हैं जो जिनके साथ अन्याय हो रहा है, और आवाज को बंद नहीं होना है। आई थिंक दैट इज द ओनली वे वी कैन फाइट दिस। अदरवाइज ये अंधेरा का तो मैं मतलब इस अंधेरे में हम लोग सब रास्ता भूल जाएंगे। लेकिन हर्षमंदर जी, होता ये है कि जब आपके जैसे लोग या उमर खालिद जैसे लोग, जब इनके खिलाफ जब पुलिस की कार्रवाई या अदालतों की खामोशी देखी जाती है, तो आप वो लोग हैं जो न सिर्फ की मशाल लेके चल रहे थे, बल्कि सबसे अगली पंक्ति में सबसे ऊंची मशाल थी और पीछे आपके लोग चल रहे थे। तो एक पूरी जनरेशन जो है, एक पूरा तबका जो है लोगों का, वो डीमोरलाइज्ड हो जाता है। और इसकी मिसाल देखने को ये मिल रही है कि जो हमने NTCA NRC मूवमेंट के दौरान जो वीडियोस हमने जारी किए, कई लोगों के ईमेल्स आ रहे हैं कि आप हमारा उस वीडियो में से चेहरा हटा दीजिए। ईमेल्स आ रहे हैं जिन लोगों ने पिटिशन साइन की थी कि NTCA NRC के खिलाफ जो पिटिशन साइन हुई थी, अब वो लोग कई महीने बाद ईमेल लिख रहे हैं कि उस पिटिशंस में से हमारा नाम हटा दीजिए। यानी आप साफ तौर पर ये देखिए कि खौफ का माहौल है। पुलिस और अदालत के चक्कर कोई नहीं काटना चाहता। सबको पता है कि इंसाफ की जो गाड़ी है भारत में, वो कितनी धीमी चलती है और उसके पहिए फिलहाल और ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं। उमर, क्या आपको लगता है कि जो एक लोकप्रिय आंदोलन हुआ था, जिसमें बड़ी तादाद में इसलिए भी लोग आए थे क्योंकि एक से दूसरे को हिम्मत होती थी, लेकिन ये पुलिस एक्शन, दंगों में नाम दर्ज होना, इस तरह की चीज़ों से क्या आपको लगता है कि जिस डिमोरलाइजेशन का मैं जिक्र कर रही हूँ, हतोत्साहित होने का मैं जिक्र कर रही हूँ, ये एक सच्चाई है आज की? देखिए, ये सच्चाई तो बहुत पहले से चल रही थी और इसी वजह से मतलब ये बहुत दिनों से चल रहा था। जब लिंचिंग्स हुआ करती थी पहले, तो उसके खिलाफ इतना रिस्पांस नहीं मिलता था जितना सीए के खिलाफ रिस्पांस मिला। सीए एक ट्रिगर बना जिससे लोग सड़कों पर निकल कर आए और एक से दूसरे को हिम्मत मिली। और जब तक सीए आंदोलन चल रहा था, जब तक ये गिरफ्तारियां इस लेवल तक नहीं गई थी। एक दो लोगों की गिरफ्तारियां हुई थी, डॉक्टर कफील खान की गिरफ्तारी हुई थी, शर्जील इमाम की गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन एक के बाद एक यूएपीए के अंडर गिरफ्तारियां उसके बाद शुरू हुई। और इसी वजह से लॉकडाउन का इस्तेमाल किया गया कि इन लोगों को जो हिम्मत एक दूसरे से मिल रही थी, वो हिम्मत ना मिले और विरोध मुमकिन ना हो। तो कोई अगर जेल के अंदर भी होता है और उसको पता है उसके बाहर बहुत सारे लोग उसके लिए आवाज उठा रहे हैं, तो उसको जेल के अंदर भी हिम्मत मिलती है। बल्कि तो मुझे लगता है कि मीरान हैदर हो या बाकी सारे लोग हों, पूरा 75 दिन जेल के अंदर दिन ऑलमोस्ट, तो वहां हिम्मत कितनी ज्यादा टूटेगी जब आपको लगेगा कि बाहर आपके लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है। जब हम लोग 2016 में जेल के अंदर थे, तो हमारी हिम्मत बिल्कुल नहीं टूटी थी और उसका श्रेय आयशी घोष और जितने जेएनयू के स्टूडेंट थे उन्हीं को जा रहा था। हमें पता था हमारी यूनिवर्सिटी हमारे साथ खड़ी है। मैं एक बात और बोलना चाहूंगा जो हर्षमंदर सर ने बोली कि ये मिथोलॉजी क्रिएट कर रही है पुलिस। बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन होते हैं, जो ज्यादातर इन्वेस्टिगेशन और सारे इन्वेस्टिगेशन एविडेंस बेस्ड होने चाहिए, बट हम पहली बार देख रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन जो एक नैरेटिव बेस्ड इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। आपको एक नैरेटिव पकड़ाया गया है, एक पॉलिटिकल स्क्रिप्ट पकड़ाई गई है और उस पॉलिटिकल स्क्रिप्ट को सही साबित करने के लिए, जिसका कंक्लूजन पहले लिख दिया गया है, आप उस स्क्रिप्ट को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। उसका एक उदाहरण देते हैं। अब अगर मैं कोई बात बोलूं या हर्षमंदर कोई बात बोले, तो लोग बोलेंगे अरे आपका नाम लिया गया तो आप तो अपने आप को बचाएंगे ही। लेकिन कुछ चीजें हैं, कुछ तथ्य हैं जो अनडिस्प्यूटेबल हैं। इतनी मजेदार बात है, जब आप ऐसा स्क्रिप्ट लिखते हैं तो आप इतनी झूठ लिखते हैं कि 2 या 1 चार्जशीट ताहिर हुसैन के खिलाफ फाइल हुई कोर्ट के अंदर, उसमें पुलिस ने दावा किया कि खालिद सैफी, उमर खालिद और ताहिर हुसैन 8 जनवरी को शाहीन बाग में मिले थे और उन्होंने शाहीन बाग में मिलके ये फैसला किया था कि अगले महीने जब डोनाल्ड ट्रंप आएंगे फरवरी के महीने में, तो हम हिंदुस्तान में कुछ बड़ा करेंगे जिससे हमको इंटरनेशनल सपोर्ट मिलेगा।
ये पुलिस का दावा है कि 8 जनवरी को ये मीटिंग हुई थी। 8 जनवरी तक पता भी नहीं था कि डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान आने वाले हैं। पहली बार मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को कोट करते हुए खबर आई कि डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान आ सकते हैं, वो 13 जनवरी को, उसके 5 दिन बाद हुआ। शायद सरकार में भी सब लोगों को नहीं पता था कि डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं 8 जनवरी को, तो हमको कैसे पता चल गया? ये दिखाता है कि कितना सरेआम झूठ के आधार पे एक इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, एक नैरेटिव बेस्ड इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, और पुलिस भी ये बात को जानती है कि इवेंचुअली ये चीजें कोर्ट में नहीं टिकेंगी। लेकिन यूएपी जैसे कानून में आप लोगों को बंद करके एक मैसेज देना चाहते हैं, वे प्रोसेस बिकम्स द पनिशमेंट। एवरीवन विल थिंक ट्वाइस बिफोर कमिंग आउट, कि उनको पता है कि वो 2 साल बाद 3 साल बाद बेगुनाह साबित होकर जेल से निकलेंगे, लेकिन 2 साल 3 साल ये कौन लौट आएगा? हो सकता है कि दिल्ली पुलिस को ऐसा लग रहा है कि वो, और केंद्र सरकार को ऐसा लग रहा है कि वो ये काम कर सकते हैं और वो हमको सबक सिखा सकते हैं। लेकिन एक बात उनको भी समझनी चाहिए कि दुनिया बदल रही है, दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। अमेरिका के अंदर इस समय जो ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट चल रहा है, और माइनॉरिटीज की जस्टिस की जो बात चल रही है कि चाहे वो नस्ल के आधार पर माइनॉरिटी हो या धर्म के आधार पर माइनॉरिटीज हो, ऑल लाइव्स आर इक्वल एंड द लाइव्स ऑफ द वल्नरेबल matter, especially in such situations. That is catching up as an idea. United Nations has taken note of these arrests जो हिंदुस्तान के अंदर हुए, और यूनाइटेड नेशन ने केंद्र सरकार से अपील की है कि आप इन लोगों को रिहा कीजिए। दुनिया देख रही है किस तरीके से लॉकडाउन, जहां जरूरत थी कि आप जो वायरस का कर्व है उसको फ्लैट कीजिए, आप डिसेंट की कर्व को फ्लैट कर रहे हैं। इस चीज को आज दुनिया एक्नॉलेज कर रही है, और इसलिए सरकार को अब रुक जाना चाहिए। आयशा, ये बताइए कि फिलहाल जिस तरह से उमर बता रहे हैं, या हर्षमंदन जी को भी हम सुने, जो पुलिस का इस्तेमाल है, जो अदालतों का इस्तेमाल है, उमर ने कहा कि जो प्रोसेस है पूरा इससे होके गुजरने वाला 2, 3, 4, 5 साल, जिसमें किसी भी युवा की एक ज़िंदगी ख़त्म हो सकती है। ऐसे में कितने ऐसे लोग हैं वाकई जो सब कुछ खोने को तैयार होंगे और अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल हमारे राइट्स हैं, जो वैल्यूज़ हैं, उनके लिए लड़ेंगे? आपको नहीं लगता कि ये धीरे धीरे ये कल्चर ये कमज़ोर होगा? देखिए, ऑब्वियसली मैं ये मानती हूँ कि जैसे उमर भी बोल रहे थे कि एक जनरेशन था जब हम देखते थे, बहुत कम लोग बोलते थे। मतलब मैं इस दौरान पे जेएनयू आई, जब मैंने उमर को देखा, उमर कन्हैया को देखते हुए मैं जेएनयू आई, एंड आई वाज रियली इंस्पायर्ड बाय देम। बट अभी जब मैं देखती हूँ, काफी ज्यादा स्टूडेंट्स जो है, जो उमर कन्हैया इन लोगों से एक पीढ़ी से इंस्पायर होते भी है, और काफी ज्यादा नोट पे ग्रुप्स ऐसे बन रहे हैं जो ये इंस्पायर की बात नहीं है, वो देख रहे हैं व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। ऑब्वियसली जो एक बात आप बोल रहे हैं कि अगर ये लोग इलेक्शन जीतते जा रहे हैं तो एक स्ट्रॉन्ग होल्ड इनका बनेगा, पुलिस को अपने हाथ में तो ले ही चुके हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी देख रहे हैं कि जितना स्टूडेंट्स को डर है, हाँ डर होगा, उनके पेरेंटल प्रेशर है, उनका फैमिली प्रेशर है कि हम लोग कितना गवा सकते हैं, लेकिन एक सेक्शन में हम ये भी देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स या यूथ, जो मेजरली यूथ है, वो ये भी बोल रहे हैं कि देयर इज नो ऑप्शन लेफ्ट। मतलब हम करे तो करे क्या, कि हम लोग मान ले, अगर हम लोग मान भी लेते, मतलब मैं अपने यूनिवर्सिटी के भी हालत देख लूं, वहां पे सारे जो प्रोफेसर्स और फैकल्टी को भर्ती अभी लिया जा रहा है वो आरएसएस के है, और अगर आप कुछ टॉपिक पे रिसर्च करना चाहते तो आपको अलाउ नहीं किया। प्रोटेस्ट हैज बिकम लाइक, अभी कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, हम नहीं करेंगे प्रोटेस्ट तो हमें इस सिस्टम के अंदर खुद को आज नहीं तो कल वी आर गोइंग टू सिंक इन दिस सिस्टम। और ये चीज अगर हम जितने युवाओं को समझा पाते हैं और लाइक इस मैसेज को स्प्रेड कर पाते हैं, उतना ही आसानी है। और मुझे लगता है खासकर जब वो 100 दिन का प्रोटेस्ट था, काफी सारे युवाओं को ये चीज पता चला था। मतलब हम लोग जब खुद कन्हैया और उमर के बातें सुनते हैं, वो लोग जिस तरीके से आर्टिकुलेट करते हुए ये चीजों को बताते हैं, और काफी सारे जो यूथ लीडर्स है जो इस चीजों को बताते हैं कि आज ये अटैक मुसलमानों पे है, कल वो मतलब वो जो मेजोरिटी का नाम रहे उसमें भी डिवीजन करेगा कास्ट बेस में। तो ये सारी चीज, और आरएसएस का जो ये आइडिया है, आइडियोलॉजी है, ये कुछ नया चीज नहीं है। दिस इज एग्जैक्टली इस थीम पे आधार पे उनका आइडियोलॉजी बना है 1925 पे, वो यही चाहते हैं। तो ये जो इनका इतनों सालों का प्रोजेक्ट है, उसको कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली ये लोग कंप्लीट करना चाहते हैं, वो दिखाना चाहते हैं लोगों को कि हमने ये बोल दिया तो हम लोग ये कायम करते हुए रहेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम लाइक उमर सेड एंड कि पीपल आर नोटिसिंग, ऐसा नहीं है कि सब कुछ होता जा रहा है और लोग नहीं नोटिस कर रहे। सफूरा के साथ जो हुआ, पहले बहुत लोग नहीं बात कर रहे थे, आई डू एडमिट कि बिकॉज लॉकडाउन स्टार्ट किया था तब काफी लोग नहीं बात कर रहे थे इसके बारे में। लेकिन हमने देखा धीरे धीरे a lot of the sections started talking, they started talking when they started getting that exact hint कि हाँ ये जो अब हो रहा है ये गलत है। एक सिर्फ बिकॉज शी इज प्रेग्नेंट
उसको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स में बेल का मैं बात नहीं कर रही, हम्म, बट द पॉइंट दैट व्हाट एविडेंस डिड द पुलिस हैव, ऑन व्हाट बेसिस वाज सफूरा पुट इन जेल। ऑब्वियसली एक पनिशमेंट प्रोसेस की कोशिश बार बार की जा रही है जी। कि सफूरा को जेल भेजने में, तो बाकी जो इशरत को जेल भेजने में बाकी जो महिलाएं ऐसे उभरने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एंटी सीए प्रोटेस्ट में एक इशरत या एक सफूरा नहीं थी, हजारों मुसलमान महिलाएं थे, उनको एक सबक सिखाने के लिए कि आप नेक्स्ट टाइम बाहर मत आना। लेकिन और इसी सवाल उनसे को जी हाँ हाँ, और इसीलिए मुझे लग रहा है कि ये एक प्रोसेस है जहाँ पे ये लोग ऐसा अगर करेंगे तो रेजिस्टेंस भी मुझे लगता है एक टाइम पे ज्यादा होगा, मतलब सहने की भी एक लिमिट होती है। तो काफी युवा बहुत 6 साल से बहुत सारी चीजें सह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हर एक जनचट से हम लोग देख रहे थे पहले दिन से प्रोटेस्ट था। और ये जो मुसलमानों के खिलाफ, जैसे उमर ने भी बोला कि ये पहली बार नहीं है कि अचानक से आरएसएस और ये बीजेपी भाजपा सरकार ने सोचा कि अब हम लोग अटैक करते हैं, ये धीरे धीरे हो रहा था। दे वर जस्टिफाइंग दोज इंसिडेंट्स, लिंचिंग हो रहा था तो उन्होंने देखा कितना रिस्पॉन्स आया, नहीं आया तो उसके आधार पर नेक्स्ट इंसिडेंट किया, उसके आधार पर नेक्स्ट इंसिडेंट किया, और माला ऐसे पहना करके दी। हाँ, और बिल्डअप करता रहा ऐसा। तो उन्होंने लगा कि ये बिल्डअप करते रहेंगे तो लोग उसको नजरअंदाजी से देखा तो ये भी नेग्लेक्ट कर देंगे, लेकिन वो नहीं हुआ। लोगों को समझ में आया कि अब ये हमारे तक पहुंच रहा है। कल हम उस बहुत सारे माइनॉरिटी सेक्शन के स्टूडेंट्स भी हमें बता रहे थे कि उस टाइम पे हमने उसके लिए बात नहीं किया, लेकिन आज हमें लग रहा है कि हम सोच रहे थे हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते शायद हमें कुछ नहीं होगा, लेकिन अब तो लग रहा है हम तक भी ये चीज आ गई है। तो देयर इज अ जनरल कॉन्शियसनेस ग्रोइंग। तो आप ये कह रही हैं कि ज़रूर जो जिसे कहते हैं कि बिल्कुल आखिर में रोशनी ज़रूर नज़र आती है। हर्षमंदर जी, हम सब में, हम चारों में सबसे ज़्यादा तजुर्बेकार आप हैं और हम आपसे ही जानना चाहते हैं, आपसे फिर एक बार हम दिशा लेना चाहते हैं कि भारतीय समाज के तौर पर, मैं एक पत्रकार होने के अलावा भारत की नागरिक भी हूँ, एक कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट हूँ जो यकीन रखती है कि ये किताब का, इसका बचे रहना, इसके मूल्यों का बचे रहना बहुत ज़रूरी है। और पत्रकार के तौर पर ही मैंने भी ये अपनी एक पोजीशन, जो एक पब्लिक पोजीशन थी, वो ये ली थी कि CAA जो है ये कानून हमारे देश के लिए, हमारे संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, हमारी जो मूल भावना है, जो हमारे फाउंडिंग प्रिंसिपल्स हैं, उन्हीं के खिलाफ है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ऐसे वक्त में भी, जबकि पूरी दुनिया में एक महामारी है, भारत में भारत चीन सीमा पर इतना बड़ा खतरा है, जहां चीन ने हमारी ज़मीन हड़पने का दावा किया है, इसके अलावा हमारे फौजी मारे गए हैं, ऐसे वक्त में भी जब एक सरकार एक तरह से एक बदले की भावना से अपने ही देश के नागरिकों, उसी की युवा पीढ़ी के खिलाफ खड़ी हुई नज़र आ रही हो, अब ये बताइए कि आगे यहाँ से बात कहाँ जाती है, कैसे बात आगे बढ़ेगी यहाँ से? देखिए, बहुत मुश्किल बात है, मतलब ये तो मानना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे वक्त में जब हमारी एक महामारी है, उस महामारी के खिलाफ जो सरकार ने जो लॉकडाउन किया है, दुनिया में मतलब चीन में भी सिर्फ 5% लोगों का लॉकडाउन हुआ था, यहाँ 100% लोगों का। और गरीब लोग जिस भूखमरी की स्थिति में, बेरोजगारी की स्थिति में, जैसे बीमारी बढ़ रही है, हम चाहते कि हमारी ऐसी सरकार हो जिसके कम से कम इस वक्त में उनके दिमाग दिल में और कुछ ना हो कि हमारे लोग कैसे बचें, हम व्यवस्था कैसे करें, अस्पताल के बेड्स कैसे बढ़ाएं, टेस्टिंग कैसे करें। हम देख रहे हैं कि हमारी सरकार की प्राथमिकता तो बिल्कुल कुछ अलग है, कि इस वक्त का इस्तेमाल उन्होंने वही अपनी राजनीति, जो नफरत की राजनीति थी, बांटने की राजनीति थी, उसके खिलाफ जो आवाजें उठी हैं उनको हमेशा के लिए बंद करने की कोशिश में सरकार लगी थी। डर का माहौल भी बहुत बढ़ गया है, नफरत का भी माहौल बढ़ा है, जो मुसलमानों के खिलाफ एक सांप्रदायिक भावना पैंडेमिक के दौरान के वो महामारी फैला रहे हैं, मतलब इतनी विचित्र बात, लेकिन वो फैलाने में सफल हुए हैं। एक और निराशा की बात, और फिर मैं आशा की भी बात करूं। निराशा की बात ये भी है कि मैं 2002 में भी देखा हूं और 1984 में सरकार में भी रहा। उसके बाद भी जब ऐसे नरसंहार के बाद भी मैं कई साल तक मैंने न्याय के लिए वहाँ बीच में, जब लोगों के बीच में काम किया, मैंने देखा कि 30-40% लोग कम से कम लड़ने के लिए तैयार थे। हम न्याय के लिए लड़ेंगे, हमारा केस आप लड़ें, क्रिमिनल केस लड़ें। आज हम लोग गए हैं, मेरे नौजवान साथी जाते हैं, हमें इतनी निराशा होती है कि 1% लोग भी आज नहीं कह रहे हैं कि हम केस, मतलब हम एक क्रिमिनल केस, जिन्होंने हमारे पड़ोसियों ने हमारा घर जलाया है, हमें मारा है, हम उनके खिलाफ कोई केस करें।
कोई फायदा नहीं है। वो कह रहे हैं हमें ही और ज्यादा तक इस सब के बीच में हमें थोड़ी सी कॉम्पनसेशन दिला दीजिए, इसमें हम लोग ज्यादा कॉम्पनसेशन, वो कह रहे हैं हम सिर्फ कॉम्पनसेशन मिल जाए और अपेक्षा ही नहीं हमें सरकार से। अगर हमारे देश के नागरिक, आपका परिवार का, मेरे परिवार के, मेरे माँ बाप, मेरे बच्चे जिंदा मारे जाएं और मेरे घर जलाया जाए मेरे पड़ोसियों द्वारा, और मुझे लगे कि मुझे इंसाफ की उम्मीद ही करने की कोई जगह नहीं है, तो कैसा देश का मैं कैसा नागरिक हूँ, ये सवाल उठता है। और पुलिस से मुझे सबसे ज्यादा डर है, अदालतों से मेरा कोई विश्वास नहीं है। मुझे लगता है ये इसलिए मैं मान रहा हूँ कि ये अंधेरा और भी ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन इस सब के बीच में मैं बार बार यही याद कर रहा हूँ कि वो 100 दिन की भी रोशनी थी। इसका ये मतलब है कि देश में बहुत सारे लोग हैं जो इससे सहमत नहीं है। कुछ वक्त हिम्मत की एक जगह मिली, आज डर का माहौल है, शायद बोलने की स्थिति में नहीं है। लेकिन आज भी ज्यादा लोग हैं जो चाहते हैं इस देश में, मैं 3 चीजें कहता हूँ, क्या ये देश इंसाफ पर आधारित होगी, क्या इस देश में बराबरी होगी, और क्या इस देश में मोहब्बत होगी। मैं समझता हूँ कि नौजवानों को और जो पीढ़ी है उमर की और आयशे की और इन सब से मेरी मोहब्बत बहुत है, क्योंकि मुझे उन सब में उम्मीद है कि वो कम से कम वो गलतियां नहीं करेंगे जो हमारी पीढ़ी ने की है, जिसने इस तरह के देश को बनने की इजाजत दी है, उसमें हम सहभागी बने। आप लोग अपने बच्चों को कौन सा देश देना चाहेंगे? मुझे लगता है कि ये लोग क्लियर हैं। मुझे इस आंदोलन के दौरान लगा कि वो मोहब्बत और बराबरी और इंसाफ के देश के लिए लड़ेंगे, यही उम्मीद का हमारा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हर्षमंदर जी। बिल्कुल इसी उम्मीद के साथ मैं कार्यक्रम नाउमीदी पे ख़त्म नहीं करना चाहती हूँ। अंधेरा बहुत ही घना ज़रूर हो, लेकिन वो 100 दिन की रोशनी शायद बहुत दिनों तक हमें लीड करती रहेगी, हमारी जिसे कहा जाए कि हमें मंजिल दिखाती रहेगी। उम्मीद हम यही करते हैं कि इंसाफ के चाहने वाले, शांति के, बराबरी के चाहने वाले लोग फिर से बाहर निकलेंगे और फिर से इस बात की बात करेंगे, उस किताब को जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं, उसको जो डिफेंड करने वाले हैं, उसकी जो रक्षा करने वाले लोग हैं, फिलहाल हो सकता है कि डिमोरलाइज्ड हों, लेकिन ज़रूर बाहर निकलेंगे और इस लोकतंत्र की भी रक्षा करेंगे जिसको हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने जिस तरह के सपने के साथ इसका निर्माण किया था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका उमर खालिद, आयशी घोष और साथ ही हर्षमंदर। To receive instant updates on all videos from The Wire, click the subscribe button and hit the bell icon. Pay to support independent journalism. Click the link in the description and choose the amount you want to pay.